नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से राज्य में घुसपैठियों को बाहर करने के लिए सरकार के संकल्प को स्पष्ट किया है और जहां उन्होंने कहा कि विपक्षी चाहे जितने भी सवाल उठाएं, लेकिन सरकार पूरी तरीके से कट्टर मुल्लावादी सोच को कभी भी पनपने नहीं देगी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड की सुरक्षा और संस्कृति को खतरे में डालने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर करने का लगातार काम जारी रखेगी। कानून लागू किया है देवभूमि के देवत्व की रक्षा के लिए, अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए हम पूरी तरह से संकल्पित हैं, क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देंगे, उनका भविष्य अंधकार में नहीं होने देंगे, उनको हम सुरक्षित उत्तराखंड देंगे। इसलिए हमने एक और जहां प्रदेश में सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के जैसे मुल्लावादी कट्टर प्रतिमों के खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। परंतु ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिन्हें उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ की परंपराओं से कोई सरोकार नहीं है। इनको हमारे द्वारा लैंड जिहाद पर जब कार्रवाई की जाती है तो उससे भी इनको दिक्कत होती है। भाइयों बहनों, लैंड जिहाद करने वाले इनको अच्छे लगते हैं। कांग्रेस ने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए ऐसे ऐसे विशेष स्थानों पर ऐसे समुदाय विशेष के लोगों को बसाने का काम किया है जहां कभी उस समुदाय के लोगों का कोई अस्तित्व तक नहीं था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं, जहां आपको बताते चले कि सरकार इस अवसर को 4 साल बेमिसाल के रूप में मना रही है। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसे विफलता का दौर बताकर सरकार की घेराबंदी कर रही है। आपको जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। तो वहीं देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून, सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए और जीवन कारावास जैसे कड़े प्रावधान भी किए गए। और ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये तो कोई काम ऐसा करती नहीं जो ऐतिहासिक ना हो। ये तो हेलीकॉप्टर भी उड़ाती है तो ऐतिहासिक होता है, चाहे भले ही 3 हेलीकॉप्टर गिर जाएं। ये तो अगर नमामि गंगे जैसा प्रोजेक्ट लाएगी वो भी ऐतिहासिक होगा, भले ही उसमें कैग रिपोर्ट 100 आरोप लगा दे। ये तो परिवहन विभाग में कुछ करेगी वो भी ऐतिहासिक होगा, भले ही 400 बसें कागज़ों के अनुसार कंडेम चल रही हों। ये तो अगर स्मार्ट सिटी उत्तराखंड को, हरिद्वार को, देहरादून को घोषित करके यहाँ काम शुरू करेगी वो भी ऐतिहासिक होगा, भले चाहे जो पूर्ववर्ती स्मार्टनेस हमारे देहरादून की थी उस स्मार्टनेस को ख़त्म कर दिया हो। तो इनका तो हर चीज़ इतिहास है। रहा सवाल इनके बजट के बारे में। देखिए, जो सरकार ने नारा दिया है 4 साल बेमिसाल, वास्तव में 4 साल के अंदर ऐतिहासिक फैसले सरकार ने किए हैं। नकल कानून, धर्मांतरण कानून, भू कानून, ऐसे और यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। यही कारण है कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो और चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हो, धामी जी की भीड़ थपथपाई है। और हल्द्वानी में तो राजनाथ सिंह ने कह दिया कि धाकड़ धामी नहीं, ये धुरंधर धामी है। जिस प्रकार से वो बैटिंग कर रहे हैं, विरोधी टिक नहीं पा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस प्रकार ये 4 साल का कार्यकाल धामी जी ने पूरा किया है। आप वहाँ से होके आए होंगे, 4 साल बेमिसाल। अगर बेमिसाल है तो स्कूल के बच्चों को क्यों बुलाया जा रहा भाई? अगर बेमिसाल है तो महिला मंगल दल, युवक मंगल दलों को क्यों जबरदस्ती वहाँ पर लाने का काम किया जा रहा है? सरकारी कर्मचारियों को वहाँ पर जबरदस्ती क्यों बैठाया जा रहा है? अगर बेमिसाल है तो लोगों का हजूम होता है। क्या आपको हजूम दिखाई दिया वहाँ पे? है दिखाई दिया? मंच पर जरूर हजूम दिखाई दिया होगा, नीचे नहीं। तो
किस बात का जश्न मना रहे हो? इस बात का जश्न मना रहे हो कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त है, इस बात का जश्न सरकार मना रही है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, इस बात का जश्न सरकार मना रही है। किसान की आय दुगना नहीं हो पाई, वो सड़क पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, तो इस बात का जश्न है। नौजवान को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इस बात का जश्न सरकार मना रही है। महंगाई अपने चरम पर है, इस बात का जश्न सरकार मना रही है। गैस के लिए लोग लाइन में खड़े हैं, तो क्या इसके लिए सरकार अपना जश्न मना रही है? बताए ना आप, किस बात के लिए जश्न मना रही है? देवी आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त है, क्या इसके लिए सरकार अपना जश्न मनाने का काम कर रही है? वन्यजीव संघर्ष है, उसको रोकने की बात होनी चाहिए थी, कह रहे हमने मुआवजा राशि बढ़ा दी, क्या इस बात का जश्न सरकार मना रही है? चाहे उसमें यूसीसी की बात करिए, समान नागरिक संहिता की बात करें, नकल विरोधी कानून की बात करें, 2,54,000 से ज़्यादा महिलाओं को लखपति बनाने का उनकी बात हो, महिला आरक्षण हो, आंदोलनकारियों का आरक्षण हो, खिलाड़ियों के लिए आरक्षण हो, और इसके साथ साथ नौजवानों को चाहे 28,000 नौकरियां देने का प्रश्न हो, चाहे 20,000 MSME के माध्यम से नौजवानों को उद्यमी के रूप में स्थापित करना हो, चाहे 2,000 से ज़्यादा स्टार्टअप के माध्यम से हमारे नौजवानों को सशक्त करने का हो, चाहे 3.5 लाख करोड़ के MOU पे 1.5 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग का प्रश्न हो, चाहे सोलर एनर्जी के माध्यम से नौजवानों को सशक्त करने का प्रश्न हो, किसान को सशक्त करने के लिए कृषि के बजट में जिस तरह से बढ़ोतरी की गई हो, ये सभी चीज़ें, और सरकार की राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने का हो, 400 करोड़ के खनन को 1,200 करोड़ की राजस्व प्राप्ति प्रतिवर्ष होना शुरू हुआ है। तो इन सब, चाहे वो राजस्व प्राप्ति का क्षेत्र हो, वो सोशल सेक्टर का क्षेत्र हो, वो औद्योगिकरण का क्षेत्र हो, वो धार्मिक पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म के हर क्षेत्र में आंदोलनकारियों का सम्मान हो, सैनिकों का सम्मान हो, नौजवानों का सम्मान हो, महिलाओं को सशक्त करने का प्रश्न हो, महिलाओं को उद्यमी बनाने का प्रश्न हो, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का प्रश्न हो। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली की ओर, जहां विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से बजट पेश किया जा रहा है। ये हमारे नेतृत्व का प्रभाव है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की दूरदर्शी नीतियों और तीव्र गति से दिल्ली में चल रही सभी परियोजनाओं से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय लाभ मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जीडीपी में दिल्ली की भागीदारी वर्ष 2024-25 में 3.67% से बढ़कर 25-26 में 3.72% होने का अनुमान है। ये भी बढ़ोतरी है। हमारी सरकार के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय 5 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय, और वर्ष 25-26 में ये 5.3 लाख तक जाने की संभावना है। आज दिल्ली राज्य की पर कैपिटा इनकम देश में तीसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 25-26 के रिवाइज बजट एस्टिमेट में 99,310 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव रखती हूं। इसमें से 66,710 करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए और 32,600 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए प्रस्तावित है। ये पिछला बता रही हूँ भाई, अभी 41,500 करोड़ और 57,810 करोड़ क्रमशः एस्टेब्लिशमेंट एंड अन्य कमिटेड एक्सपेंडिचर तथा योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट में प्रस्तावित है। महोदय, वर्ष 25-26 के संशोधित अनुमानों के अंतर्गत द्वितीय और अंतिम पूरक अनुदान हेतु 6,514.58 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता है। मैं सदन से अनुरोध करती हूं कि उक्त पूरक अनुदान की मांगों को स्वीकृति प्रदान की जाए। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष मैंने दिल्ली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए
आप सबको ध्यान है, हमने 1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया था और 1 दशक तक दिल्ली में लगातार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता, दिल्ली की डेवलपमेंट में खर्च होता, वो मात्र 7,000 करोड़ से 15,000 करोड़ के दायरे में सीमित रहा वर्षों तक। और ये कभी भी इस शहर के लिए पर्याप्त नहीं रहा, कभी नहीं रहा। हमने इस ट्रेंड को तोड़ा और 2025-26 में कैपिटल एक्सपेंडिचर का आवंटन हमने बढ़ाकर 28,115 करोड़ किया था, जो कि वर्ष 24-25 के मुकाबले वर्ष 24-25 में था 11,485 करोड़। हमने 25-26 में 28,115 करोड़ किया। ये 145% का इजाफा था, ऐतिहासिक छलांग थी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की दृष्टि से हमने किया। और ये परिवर्तन दिल्ली के लिए जो हो पाया, उसका कारण केवल और केवल दिल्ली में हमें केंद्र सरकार के माध्यम से जो सहयोग मिला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व मिला, जो आदरणीय गृह मंत्री जी का साथ मिला, इस सब के कारण आज दिल्ली केंद्र की इस हैंड होल्डिंग के माध्यम से लगातार आगे बढ़ रही है और आगे इसी प्रकार बढ़ती रहेगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन के समक्ष इस वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान को प्रस्तुत करना चाहती हूँ, वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान। और आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट एस्टीमेट प्रस्तुत करती हूँ। 1,03,700 करोड़ रुपए, पिछली बार से भी ज्यादा बजट इस साल हमने दिल्ली के विकास के लिए रखा है। और इसका वित्त पोषण माननीय अध्यक्ष जी 74,000 करोड़ रुपए टैक्स रेवेन्यू से होगा, 900 करोड़ रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू से होगा, 3,931 करोड़ रुपए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से होगा और 591 करोड़ केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से होगा। और हम इस वर्ष 16,700 करोड़ रुपए ब्याज लेंगे, बाजार से ऋण लेंगे, वो भी बहुत ही कम ब्याज दर पर, और 2,570 करोड़ रुपए केंद्रीय अनुदान के माध्यम से होगा। और शासकीय योजना के तहत 2,500 करोड़ रुपए हमें केंद्र से मिलने की आशा है और बाकी की शेष राशि ओपनिंग बैलेंस और अन्य कैपिटल रेवेन्यू से आएगी। और इस बजट में भी हमने 70.3% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए रखा है और 29.7% कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इसमें आवंटित किया है, जो पिछले साल से भी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर इस वर्ष हम करने वाले हैं। वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स और जीएसडीपी रेशो 4.95% थी और वर्ष 26-27 के लिए यह प्रतिशत 5.09% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से बेहतर है, ज्यादा है। और इसी के साथ दिल्ली में रेवेन्यू सरप्लस 9,092 करोड़ रुपए का इस वर्ष रहने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली की जरूरतों को समझते हुए हमने इस बार दिल्ली के बजट पे कुछ विशेष प्रयास किए हैं और दिल्ली के बजट को इस बार हमने ग्रीन बजट के रूप में प्रस्तुत किया है, ग्रीन बजट के रूप में। और हर योजना को हमने ग्रीन लेंस से देखा है।
इस बजट की हर नीति में पर्यावरण, हर योजना में प्रकृति और हर निर्णय में भविष्य की पीढ़ियों की चिंता समाहित है। इसलिए हमने पूरे बजट का 21% हिस्सा ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया है। इस बार जो पर्यावरण को बेहतर करने में खर्च होगा, यह बजट शासन की सोच में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है, जहां विकास और धरती मां के संरक्षण के बीच संतुलन साधा गया है, जो आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, ये जो पूरा बजट मैं प्रस्तुत करने वाली हूं, मैंने इसमें 10 फोकस एरिया रखे हैं, जिसका ब्यौरा मैं सेक्टर वाइज आपके सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। मजबूत बुनियाद ही तेज विकास की नींव है, और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मंत्र दिया है वो 4S, 4 प्रकार के S की बात उन्होंने की है। स्कोप, स्केल, स्पीड और स्किल। इसी विचार को हमने दिल्ली की धमनियों में प्रवाहित करने का संकल्प किया, जहां इंद्रप्रस्थ की विरासत और नई दिल्ली की विकास गाथा एक साथ सांस लेंगी, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारे सभी निकाय मिलकर के दिल्ली में बहुत ही तेजी के साथ विकास की गति बढ़ाएंगे। कंधे के साथ कंधा मिला करके दिल्ली के लिए काम किया जाएगा। दिल्ली, विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली, दिल्ली के निर्माण के लिए पहली बार इतिहास में एमसीडी को दिल्ली सरकार द्वारा 11,666 करोड़ रुपए देने का प्रावधान हमने किया है। तो आप दिल्ली विधानसभा से सुन रहे थे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।